Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss example of non-preemptive SJF. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में नॉन प्रीम्प्टिव एसजेएफ का ये एग्जांपल देखा था, जिसमें जो अराइवल टाइम था वो स्टेगर्ड था। स्टेगर्ड का मतलब होता है अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग अराइवल टाइम है। अब हम देखेंगे सेम एग्जांपल को, जिसमें जो अराइवल टाइम रहेगा आपका फिक्स रहेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम ग्रांट चार्ट ड्रॉ करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ एग्जांपल में देख सकता हूँ, हमारे पास 4 प्रोसेस हैं। उन चारों प्रोसेस का अराइवल टाइम फिक्स है 0 मिलीसेकंड, और चारों प्रोसेस का जो बस टाइम है वो हमें दे रखा है। क्या दे रखा है हमें? 7 मिलीसेकंड P1 का, 4 मिलीसेकंड P2 का, P3 का 1 मिलीसेकंड, P4 का 4 मिलीसेकंड। अब हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव एसजेएफ एल्गोरिथम है, तो जो प्रोसेस है वो अराइव हुई है, पहुंची है पर्टिकुलर इस सीक्वेंस में। P1 पहले आई है, उसके बाद आई है P2, उसके बाद P3, उसके बाद P4। लेकिन जो आने का समय है सभी का 0 मिलीसेकंड पर है, लेकिन सीक्वेंस ये है। अब क्या है, हमें ये देखना है, क्योंकि ये चारों प्रोसेस 0 मिलीसेकंड पर आई हैं और उनके पहुंचने का सीक्वेंस P1, P2, P3, P4, मतलब P1 पहले, उसके बाद P2, उसके बाद P3, उसके बाद P4। लेकिन चूंकि ये एल्गोरिथम कौन सी है? शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। अभी चारों प्रोसेस एक ही समय पर सीपीयू के पास आई हैं, तो किस प्रोसेस को सीपीयू अलॉट होगा? तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बोलता है जिसका बस टाइम सबसे कम होगा, सबसे पहले सीपीयू उस प्रोसेस को अलोकेट हो जाएगा। तो हमने देखा P1, P2, P3, P4 में जो P3 है उसका जो बर्स्ट टाइम है सबसे कम है, तो सबसे पहले सीपीयू P3 को अलॉट हो जाएगा। तो 0 मिलीसेकंड पर P3 को सीपीयू अलॉट हुआ, और P3 का जो बर्स्ट टाइम था 1 मिलीसेकंड था, तो 1 मिलीसेकंड तक जो सीपीयू है P3 के पास रहा। अब हमारे पास बची 3 प्रोसेस P1, P2 और P4। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि P2 और P4 इन दोनों का जो बस टाइम है सेम है, सीपीयू को एग्जीक्यूट करने का समय सेम है। तो कौन सी प्रोसेस को सीपीयू मिले, तो ये डिसाइड करेंगे हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस के ऊपर। क्योंकि P2 पहले आई है सीक्वेंस में, तो P2 को सीपीयू अलॉट हो जाएगा। 2 to 5 तक अब P2 प्रोसेस के पास सीपीयू रहेगा। अब 5 मिलीसेकंड पर P2 जो प्रोसेस है सीपीयू को रिलीज कर देगी, छोड़ देगी। अब हमारे पास बची कौन सी प्रोसेस? P1 और P4। P1 का बस टाइम है 7 और P4 का है 4। तो P1 और P4 में बस टाइम किसका कम है? P4 का। तो 6 to 9 मिलीसेकंड तक जो सीपीयू है किसके पास रहेगा? P4 के पास। अब P2 का भी 0 हो गया है, P3 का भी 0 हो गया है, और P4 का भी 0 हो गया है बस टाइम। अब अकेली कौन सी प्रोसेस बची है? P1, जिसका बस टाइम है 7। अब 9 से लेके 16 मिलीसेकंड तक सीपीयू किसके पास रहेगा? मतलब 10 मिलीसेकंड से 9 के बाद, क्योंकि 9 पे तो रिलीज करा उसने, तो 10 से लेके 16 तक किसके पास रहेगा? P1 के पास। तो ये तो ग्रांट चार्ट ड्रॉ हो गया है। अब क्या होगा? इंडिविजुअल प्रोसेस का हम वेटिंग टाइम निकालेंगे। जैसे कि अब मेरे को P1 का वेटिंग टाइम निकालना है। P2 कब पहुंची थी सीपीयू के पास?
0 मिली सेकंड पर। उसको कब मिला सीपीयू? 9 मिली सेकंड पर। तो 9 माइनस 0 तो 9 हो जाएगा वेटिंग टाइम P1 का। P2 जो सीपीयू के पास पहुंची थी, हमने देखा 0 मिली सेकंड पर। उसको कब मिला सीपीयू? 1 पे, तो 1 माइनस 0। P3 भी हमारे 0 मिली सेकंड पे पहुंची थी और 0 मिली सेकंड पर ही इसको सीपीयू मिल गया P3 को, तो 0 माइनस 0 0। P4 भी हमारी 0 मिली सेकंड पे पहुंची थी, लेकिन उसको सीपीयू कब मिला था? 5 मिली सेकंड पर, तो 5 माइनस 0 5। इंडिविजुअल प्रोसेस का ये हमारा वेटिंग टाइम आ गया। एवरेज वेटिंग टाइम हम निकाल लेंगे 9 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस 4। 15 बाय 4 इज इक्वल टू 3.75। ये हमारा एवरेज वेटिंग टाइम आ गया। अब हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना है। क्योंकि P1 भी 0 मिली सेकंड पर आई थी और कब कंप्लीट हुआ उसका एग्जीक्यूशन? 16 मिली सेकंड पर, तो 16 माइनस 0। P2 भी 0 मिली सेकंड पर आई थी, उसका एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट हुआ? 5 मिली सेकंड पे, तो 5 माइनस 0। P3 भी 0 मिली सेकंड पर आई थी, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट हुआ? 1 पर, तो 1 माइनस 0। P4 भी 0 मिली सेकंड पर आई थी, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट हुआ? 9 पर, तो 9 माइनस 0। तो हर इंडिविजुअल प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम आ गया है। अब हम चारों प्रोसेस के टर्न अराउंड टाइम को ऐड कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज टर्न अराउंड टाइम 31 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7.75 मिली सेकंड। थ्रूपुट ऑब्वियसली जो चारों प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है? 16 मिली सेकंड में, तो 4 बाय 16 इज इक्वल टू 1 बाय 4। तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव एसजेएफ एल्गोरिथम देखिए जिसमें फिक्स्ड अराइवल टाइम था। इसके बाद हम नेक्स्ट एल्गोरिथम देखेंगे जिसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम। प्रीएम्प्टिव का मतलब मैंने बताया था कि बीच में प्रोसेस को रोककर हम नई प्रोसेस को सीपीयू दे सकते हैं। सेम एग्जांपल है जो हमने नॉन प्रीएम्प्टिव के लिए देखा था, अब वही एग्जांपल हम प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के लिए देख रहे हैं। ये सेम एग्जांपल हमने नॉन प्रीएम्प्टिव एसजेएफ के लिए देखा था, अब सेम एग्जांपल को हम प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम के लिए देखेंगे। जैसा कि हमारे पास 4 प्रोसेस है P1, P2, P3, P4। उनके अराइवल टाइम गिवन है 0 मिली सेकंड, P2 के लिए 2 मिली सेकंड, P3 के लिए 4 मिली सेकंड, P4 के लिए 5 मिली सेकंड। इन सभी के बस टाइम भी गिवन है। P1 का है 7 मिली सेकंड, P2 का है 4 मिली सेकंड, P3 का है 1 मिली सेकंड और P4 का है 4 मिली सेकंड। अब हम हमारी जो एल्गोरिथम है, जो हमारा न्यूमेरिकल है, जो ग्रांड चार्ट है, उसको आप समझेंगे। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। अब हमने देखा है कि 0 मिली सेकंड पर सीपीयू के पास कौन सी प्रोसेस आई है? P1 पहुंची। 0 मिली सेकंड पर कोई दूसरी प्रोसेस नहीं आई थी। अब P1 सीपीयू के पास आ गई, 1 मिली सेकंड पे देखा तो सीपीयू के पास कोई प्रोसेस नहीं है। फिर चली 2 मिली सेकंड, तो देखा कि 2 मिली सेकंड पर P2 भी आ गई अब कंपटीशन में। अब यहां पर 2 मिली सेकंड तो सीपीयू ने एग्जीक्यूट करने के लिए ले लिए थे P1 को। अब उसके पास बचे P1 के पास 5 मिली सेकंड और 2 मिली सेकंड पर ही P2 प्रोसेस भी आ गई। तो यहाँ P1 का बस टाइम है 5 और यहाँ है P2 का 4 मिली सेकंड। अब इन दोनों में से किसको लेंगे? ऑब्वियसली ठीक 2 बजे, अगर मैं इसको समय से लूं तो ठीक 2 बजे 2 प्रोसेस कंपटीशन में है। P1 जिसका है अब बस टाइम 5, P2 जिसका है 4 मिली सेकंड। तो 5 और 4 में किसका बस टाइम कम है? 4। P2 का बस टाइम 4 है तो वो कम है, तो अब P2 सीपीयू के पास आ जाएगी।
अब चलिए 3 मिली सेकंड के ऊपर। अब यहां पर है 5 3 1। ओके, लेकिन देखा कि 3 मिली सेकंड पर सिर्फ अभी 5 और 3 है, 1 नहीं है। फिर चलिए 4 मिली सेकंड। अब 4 मिली सेकंड पे क्या हुआ, यहां पर देखेंगे इसका तो बस टाइम 5 है अभी, और P2 का हो गया है 2, क्योंकि उसने 2 कंज्यूम कर दिया यहां, और P3 का है हमारा बस टाइम 1। अब 2 P2 का बस टाइम है और 1 P3 का बस टाइम है 4 मिली सेकंड पर। अब इसको ऐसा मान लो कि 4 बजे, तो 2 और 1 में या हम ऐसा बोल सकते हैं P1 P2 P3। P1 का है 5, P2 का है अभी 2 और P3 का हो गया है 1। तो इन तीनों में बस टाइम किसका कम आ रहा है, P3 का, ठीक 4 बजे या 4 मिली सेकंड पर। अब P3 चली 4 to 5। इसके बाद 5 मिली सेकंड पर हमने देखा P4 भी आ गई है। अब हमारे पास 3 प्रोसेस बची हैं, जिसमें P1 का बस टाइम है 5, P2 का जो बस टाइम है 2 और P4 का है 4। अब देखेंगे 5 2 और 4 में P2 का बस टाइम 2 है, तो P2 CPU को ले लेगी, तो 5 to 7 चली हमारी प्रोसेस CPU के अंदर। अब 7 मिली सेकंड पर P2 ने CPU को रिलीज कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ 2 प्रोसेस बची है, P1 जिसका बस टाइम है 5, P4 जिसका बस टाइम है 4। तो दोनों में P1 और P4 में P4 का बस टाइम कम है, तो CPU P4 को मिल जाएगा। अब चलेगी 7 to 11, मतलब 8 to 11, 8 9 10 11। तो 11 मिली सेकंड तक जो CPU है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि 11 बजे तक CPU P4 के पास रहेगा। अब ठीक 11 मिली सेकंड पर या 11 बजे अपन ऐसा मान सकते हैं कि P4 CPU को रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। अब जो P1 प्रोसेस जिसका बस टाइम अभी 5 बचा है, तो CPU किसको मिल जाएगा, P1 को। तो 12 से लेके 16 तक CPU किसके पास रहेगा, P1 प्रोसेस के पास। अब सभी का क्या हो जाएगा, 0 बस टाइम। अब ये तो ग्रांड चार्ट हमने ड्रा कर लिया है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। अब वेटिंग टाइम निकालेंगे, यहाँ थोड़ा समझने की बात है, हर प्रोसेस का इंडिविजुअल वेटिंग टाइम हम निकालते हैं। अब P1 का जो वेटिंग टाइम हम निकालेंगे, हम देखेंगे P1 जो पहुंची थी CPU के पास, कब पहुंची थी, 0 मिली सेकंड पर। तो 0 मिली सेकंड पर इसको CPU मिल गया था, तो 0 - 0 हो गया। फिर 2 मिली सेकंड मतलब 2 बजे इससे CPU छीन लिया गया, CPU को छीन लिया। उसके बाद इसको CPU कब मिला, 11 मिली सेकंड पर, मतलब 11 बजे। 2 बजे इससे छीना और 11 बजे इसको दे दिया, तो 11 - 2 मतलब 9 मिली सेकंड वेटिंग टाइम किसका आ जाएगा, P1 का। 11 - 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको समझाए हैं कि 0 मिली सेकंड पर P1 प्रोसेस पहुंची थी, और ठीक 0 मिली सेकंड पर उसको मिल गया, तो 0 - 0 हो गया। लेकिन 2 बजे CPU का अधिकार P1 से छीन लिया गया और फिर उसको 11 बजे दिया गया, तो 11 - 2 हो गया P1 का वेटिंग टाइम। अब हम P2 का वेटिंग टाइम निकालेंगे। P2 जो पहुंची थी हमारी 2 बजे, लेकिन उसको जो CPU है कब मिला, ठीक 2 बजे मिल गया, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, 4 बजे उससे CPU छीन लिया गया और 5 बजे उसको वापस CPU दिया गया, मतलब 4 मिली सेकंड पर उससे छीना गया, 5 मिली सेकंड पर उसको CPU दिया गया। तो 5 - 4, P2 ने कितनी देर वेट करा, 1 मिली सेकंड। कितनी देर वेट करा, 1 मिली सेकंड। 5 - 4 1 मिली सेकंड वेट करा, 5 - 4। अब निकालेंगे हम P3 का वेटिंग टाइम।
P3 पहुंची थी हमारी 4 बजे। अब देखते हैं P3 को कब CPU मिला, ठीक 4 बजे मिल गया, तो 4 माइनस 4, 4 बजे पहुंची और 4 बजे इसको CPU मिल गया, तो 0 मिली सेकेंड। आगे कहीं P3 नहीं है, देख सकते हैं। अब P4 का हम वेटिंग टाइम निकालेंगे। P4 पहुंची हमारी 5 मिली सेकेंड पर। इसको CPU कब मिला P4 को, वो देखेंगे। P4 को मिला 7 मिली सेकेंड पर। 5 बजे पहुंची, 7 बजे उसको मिला, तो 7 माइनस 5 कितना आ गया वेटिंग टाइम P4 का 2। आगे कहीं नहीं है P4। तो इंडिविजुअल प्रोसेस का हमने वेटिंग टाइम निकाल लिया, 9, 1, 0 और 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस जो कि 4 है। तो 9 + 1 + 2 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। अब हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे इंडिविजुअल प्रोसेस का। अब P1 कितनी बजे आई थी, 0, उसका टर्न कब कंप्लीट हुआ, 16 मिली सेकेंड पर। टर्न मतलब एग्जीक्यूशन, 16 माइनस 0 16 आ जाएगा। इंडिविजुअल प्रोसेस का हम टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो P1 का 16 आ गया। अब P2 का टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। P2 ने अपना एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट करा, 7 मिली सेकेंड पर। पहुंची कब थी वो, 2 मिली सेकेंड पर, तो 7 माइनस 2। P3 ने अपना एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट करा, 5 मिली सेकेंड पर। पहुंची कब थी वो, 4 मिली सेकेंड पर, तो 5 माइनस 4। P4 ने अपना टर्न या एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट करा, 11 मिली सेकेंड पर। पहुंची कब थी वो, 5 मिली सेकेंड पर, मतलब 11 माइनस 5 6। तो 16 + 5 + 1 + 6 divided by number of process which is 4. 16 + 5 + 1 + 6 equivalent to 28 divided by 4, 7 आ जाएगा। थ्रूपुट हम निकाल ही लेंगे, नंबर ऑफ प्रोसेस जो है और चारों प्रोसेस को जो एग्जीक्यूशन में टोटल टाइम लगा है उससे डिवाइड करके, तो थ्रूपुट आ जाएगा आपका 1/4। तो हमने देखा अभी तक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और जो नॉन प्रीएम्प्टिव एसजेएफ, उसमें फिक्स्ड अराइवल टाइम और स्कैटर्ड अराइवल टाइम के लिए देखा हमने। और उसके बाद आज हमने देखा प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम, जिसमें करंट प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करके नई प्रोसेस को हम इंटर कर सकते हैं, जैसा कि दिख ही रहा था कि P1 को सस्पेंड करा था और नई प्रोसेस इंटर कर दी थी P2 को। ऐसा कई बार हुआ, देख सकते हैं। फिर P2 को सस्पेंड करके हमने P3, उसके बस टाइम के अकॉर्डिंग हमने CPU अलॉट कर दिया, जिसका कम बस टाइम था उसको अलॉट कर दिया सेम समय पर अगर आई है प्रोसेस तो। फिर P3 को सस्पेंड करके हमने P2 को दे दिया था अधिकार। तो ये चीज हमने देखा कि प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट टाइम में बस टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमने 4 CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम या बोल सकते हैं 4 एग्जांपल देखे हैं CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के। तो आज का लेक्चर में यही क्लोज करूंगा और अगले लेक्चर में हम राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ एग्जांपल, इन 5 एल्गोरिथम के एक एक एग्जांपल मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग करें जो भी मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। थैंक यू।